आइए एक छंद, एक चार पंक्तियां और एक नाम लेने की कोशिश करता हूं कि किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ, कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची, श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची, श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। तमाम तरह की बातें कही गई। मैं कहता हूं कि हवस में देखता बस तन को जो मन छू नहीं सकता, हवस में देखता बस तन को जो मन छू नहीं सकता, कोई कलुषित हृदय से प्रेम पावन छू नहीं सकता। अगर तिनके के बराबर भी रहे प्रीत राघव से, कोई रावण किसी सीता का दामन छू नहीं सकता। अगर तिनके के बराबर भी रहे प्रीत रावण से, कोई रावण किसी सीता का दामन छू नहीं सकता। मित्रों, आप जानते हैं कविता बिना बिना एहसास के कोई लिख नहीं सकता है। जब तक हम कुछ अनुभव न कर लें तब तक हम कुछ लिख नहीं पाते। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे एहसास होता है। तो मैंने ये दो पंक्तियां लिखी और दो पंक्तियां अगर आपकी तरफ से आपके मन में भी चलती होंगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे मेरी फीलिंग्स को। जितने बाप बैठे हैं यहाँ पर, जितने पिता बैठे हैं, वो मेरी पंक्तियों को ध्यान से सुने, सिर्फ वही समझ पाएंगे। बकिया जिनकी शादी नहीं हुई है या हो गई है, वो पिता का सुख अभी तक नहीं पाए हैं, वो पिता बनने के बाद समझेंगे। मैंने कहा दिल कहाँ काबू में रहता है जवां होने के बाद। दिल दिल, आप तो शायरी के सर बहुत बड़े आदमी हैं। दिल कहाँ काबू में रहता है जवां होने के बाद, इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है, जब तक हम कुछ अनुभव नहीं लेते हम कुछ नहीं लिख पाते। एक छोटी सी कविता सुना करके अपनी जगह लूंगा, लेकिन इसके पहले बता दूं कि किसी भी चीज को जितने भी लोग देखते हैं उतने लोगों के देखने का नजरिया अलग अलग होता है। सोचिए ताजमहल एक है, उस ताजमहल को देखने कोई शायर कभी गया, उसने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। ताली बजाइए, आपको ताली बजानी, इतना अच्छा शेर है। सर आप क्यों बैठे ऐसे? आप ऐसे बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा, अब तक का पूरा मन तोड़ देंगे आप भी ताली बजा सकते हैं। और मैं एक बात कहूं, कवियों से नाराज होकर आप कहां जाएंगे? नहीं, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा सुनाई कि इस कवि को सुबह होते ही बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जरा नजर रखो ये कवि रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि डरा सा सहमा सा रात भर अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसे बुलवाया गया, बोला यार अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली बनारस के एक ज्योतिषी से दिखाई थी, उसने देख के बताया बेटा तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। आप नाराज मत होइए, आप मस्ती के मूड में रहिए। और वैसे भी मैं बनारस से आता हूँ, बनारस ऐसी आप सोचिए कितनी मस्त नगरी है। मुझे इसलिए गर्व है कि आजादी की लड़ाई में जब पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी काट कर अपना योगदान दिया सर। इसलिए नहीं, बजाना है तो अच्छे से बजाइए। हाँ, कि बनारस की धरा पर क्रांतिकारी खूब जन्मे हैं,
जो फांसी चढ़ गए लेकिन हमारी बेड़ियां काटी, जरूरत जब पड़ी आजाद भारत को बनाने की, वहां हलवाइयों तक ने तिरंगी बर्फियां काटी। मित्रों, मुझे बहुत खुशी होती है। और सोचिए, ऐसी नगरी जहां हर किसी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अगर जीते जी न पहुंच पाए तो घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते हैं। जाता जरूर है गुरु, सच बता रहा हूं। फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, आप बनारस के जाम में फंसे हैं। आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हैं, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया। अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, ऐसे पहले जइबा का। आदमी मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, हमारे आप लोग तो सोचिए, आपके क्षेत्र में तो एमपी चुनते हैं, हम डायरेक्ट पीएम चुनते हैं। हम बटन दबाते सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के पहले डेवलपमेंट नहीं था, पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था भाई साहब, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। गोदौलिया चौराहा की घटना बता रहा हूँ, लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे सुनाई नहीं देता। बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, है बेटा, ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। ऐसे ऐसे मस्त रहेंगे, खा के लगाते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं क्या पढ़ रहा था यार, तो मैं ताजमहल के बारे में बता रहा। आप सोचिए, ताजमहल एक है, अभी किसी बड़े कवि ने ताजमहल पर टिप्पणी कर दी है, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, इसलिए अपनी टिप्पणी अपने पास रखता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा था। हाँ, ताजमहल को देखने एक बड़ा शायर गया, उसने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। बजाइए, इतनी पंचायत इसी के लिए किया था। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उसी ताजमहल को देखने जब दूसरा शायर गया, उसने लिखा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को देखने एक तीसरा शायर गया, उसने लिखा कि हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। सर, उसी ताजमहल को देखने एक चौथा शायर गया, उसने लिखा कि आलिंगन को तरस रही हैं चार मीनारे ताज की, दो बाहें हैं शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की। नहीं, लेकिन तालियां आपकी बहुत कमजोर है। उसी ताजमहल को देखने के लिए बनारस का आदमी गया भाई साहब। मैंने भी लिखने की कोशिश की, मैंने कहा कि संगमरमर टूटेगा, संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे, डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। और जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो लिखना था। मैं प्रणाम करता हूँ।